नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल मोदी सरकार ने जीएसटी 2.0 को रोल आउट किया, ये कहते हुए कि हम बड़े बड़े जीएसटी रिफॉर्म्स ला रहे हैं। यानी कि 2017 में जब जीएसटी पहली बार रोल आउट किया गया, उस समय उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। हर साल के रिपोर्ट कार्ड में मोदी जी ने जीएसटी के बारे में उल्लेख किया और उसको एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हर साल उसको पेश किया गया, हर चुनाव में पेश किया गया। लेकिन 8 साल बाद मोदी जी को ये लगा, और मोदी जी की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण को ये लगा कि अरे भाई, ये तो बहुत नीतिगत फेलियर है। नीतियां हमारी फेल हो गई, क्योंकि हम जॉब्स नहीं दे पाए, हम महंगाई को नहीं कम कर पाए, हम अपनी इंडस्ट्रीज नहीं बचा पाए, हम आर्थिक असमानताओं को नहीं रोक पाए। इस वजह से सॉरी बोलना उनको पड़ा। और सॉरी कैसे बोला? सॉरी जीएसटी 2.0 लाकर। हालांकि वो सॉरी बोलने वाले नहीं है, ये सरकार तो कभी किसी को सॉरी बोलती नहीं है, लेकिन जीएसटी 2.0 को उसमें चारों तरफ मक्खन की लेप लगाकर उसको ये बताया जा रहा है कि ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा सुधार का कदम है। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस तरीके के शॉक्स मोदी सरकार ने आपको दिए, 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी के बाद सारे राज्यों में अफरा तफरी मच गई, किसी के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई से लोग त्रस्त, इंडस्ट्रीज बैठ गई, स्टार्टअप्स बैठ गए। ये सारा शौक मोदी सरकार का ही दिया हुआ था। और आज 8 साल बाद जब इन सारे स्लैब्स को खत्म किया जा रहा है, उसको भी अभी बताऊंगी, सारे स्लैब्स को एक एक करके आप उन तस्वीरों को भी प्ले करिएगा कि ये जो जीएसटी के जो स्लैब्स हैं, इसके बारे में मैं बताती हूं कि कल 3 सितंबर 2025 को 56 जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, जिसमें कि टैक्स ढांचे में बड़े सुधार की घोषणा की गई। इसको बड़ा सुधार कहा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद ने 12% और 28% के स्लैब को खत्म करके केवल अब 2 स्लैब रखे, 5% और 18%। सागर, आप बैक स्टेज में आप उनको पिक्चर्स को आप खूब प्ले करते जाइए, ठीक है। और तो 5% और 18% का स्लैब अब केवल बचा है। ये नया टैक्स ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जिससे सैकड़ों उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी। ये कदम अमेरिकी टैरिफ के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अब आपको याद होगा कि लोगों की सेविंग्स कम हो गई थी, लोग कर्ज लेने लगे थे, लोगों के पास बचत कम हो गई थी। अब ये जो नया स्लैब्स आए और ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं एक एक करके, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें अब सस्ती हो गई हैं, कौन कौन सी चीजें अब उससे आपको निजात मिलेगी। ये बात सही है कि अब लोगों को इंस्टेंट एक रिलीफ मिलेगी, लोगों के जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे। लेकिन क्या आप 8 साल तक जो मोदी सरकार इस देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ अत्याचार करती आई, क्या उस अत्याचार को हम भूल जाएंगे? और क्या अचानक से हमारी अर्थव्यवस्था क्या एकदम खिलने लगेगी मोदी जी जैसा बता रहे? ऐसा नहीं है। सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी 3 से 4 साल लगेंगे अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने के लिए। इतना बिगाड़ दिया था निर्मला सीतारमण और मोदी जी की नीतियों ने कि अब आप इसको एक उपलब्धि की तरह पेश कर रहे हैं। मैं एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। देखिए उन्होंने क्या सवाल खड़े किए हैं। GST rationalization and the reduction in rates on a range of goods and services are welcome, but 8 years is too late. The current design of GST and the rates prevailing until today ought not to have been introduced in the first place. We have been crying hoarse for the last 8 years against the design and rates of GST, but our pleas fell on deaf ears. उसके बाद कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरा पेज प्ले करिए। अब ये देखिए क्या सवाल उन्होंने किए। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू स्पेक्यूलेट ऑन व्हाट ड्रोव द गवर्नमेंट टू मेक द चेंजेस। ऐसा आखिर क्या हो गया जो सरकार को ये सारा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा? स्लगिश ग्रोथ, यानी कि धीमी गति से ग्रोथ हुई। राइजिंग हाउस होल्ड डेट, हर घर का जो कर्ज है वो बढ़ गया, उधारी बढ़ गई। फॉलिंग हाउस होल्ड सेविंग्स, घर में बचत नहीं हो रही थी। इलेक्शंस इन बिहार, बिहार में चुनाव हो रहे थे, वो भी एक बड़ी वजह है। मिस्टर ट्रंप एंड हिज टैरिफ्स, ट्रंप ने जो टैरिफ बॉम्ब फेंका था उसकी वजह से, एंड ऑल ऑफ द अबव। अब आज इसे हम क्या कहें? मोदी जी की उपलब्धि या मोदी जी का की गलतियां, जिसको उन्होंने अब फाइनली माना 8 साल बाद जाकर। हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
ये जीएसटी 2.0 को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया जा रहा है, ये क्या है? 2.0 ये क्या उपलब्धि है या मोदी सरकार का टोटल फेलियर, जिसकी अब वो जिस गलती को वो अब मान रहे हैं? जी जी, बहुत साधारण भाषा में जनगण मन के दर्शकों को समझाना हो तो आप घर में टॉनिक लेते हैं और एक होता है दवाई। दवाई अलग होती है, टॉनिक अलग होता है। टॉनिक तब लिया जाता है जब आप ठीक ठाक हैं और आपको शरीर अपना स्वास्थ्य बिगाड़ना नहीं है, आपको स्वस्थ रहना है, तब आप टॉनिक लेते हैं। लेकिन आप अगर अस्पताल में भर्ती हो गए तो अस्पताल में आपको टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप बीमार हो गए। बीमारी के लिए दवा चाहिए होती है, ठीक ठाक आदमी के लिए टॉनिक की जरूरत होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल से पूरी तरह से बीमार हो गई है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हर घर पे, भारत के हर परिवार पे आज से 5 साल पहले, कोविड आने से पहले 2019 में 2 लाख रुपए से कम का कर्जा था। आज वो 4 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा हो गया है। तो एक मान लीजिए एक व्यक्ति दिवालिया है, उसको कहिएगा कि कल तक जो कॉफी 200 रुपए की मिलती थी अब वो 20 रुपए की मिल रही है, तो वो बोलेगा मेरे पास जेब में एक पैसा भी नहीं है, तो 200 की हो या 20 रुपए की हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये तो मैंने आपको साधारण इसको आसान भाषा में बताया, लेकिन जीएसटी जो भी टैक्स चीज होती है, टैक्स थोड़ी सी जटिल चीज होती है। हमें ये समझना चाहिए कि सरकार यहाँ पर, मोदी सरकार आपको कुछ दे नहीं रही है, टैक्स जनता देती है सरकार को। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें सरकार आपको कुछ नहीं दे रही है, जनता लोगों को टैक्स देती है। तो होता यह है कि आप छोटी सी छोटी चीज भी खरीदिए, एक माचिस की डिबिया भी खरीदिएगा तो आपसे टैक्स ले लेती है सरकार। होता यह है कि टैक्स जो है हमेशा किसी न किसी, आप जहां पर हैं वहीं पर आप सामान खरीदते हैं तो टैक्स उस राज्य में जाता है। मान लीजिए आप फरीदाबाद में हैं, आपने कोई चीज खरीदी तो सबसे पहले वो टैक्स हरियाणा सरकार के पास जाता है। आप अगर मेरठ में हैं और आपने कोई चीज खरीदी तो वो सीधे सीधे यूपी सरकार के पास जाता है। तो होता यह है कि टैक्स पहले राज्य सरकार के पास आता है और उसके बाद, क्योंकि भारत में एक संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार को भी चलाना है, तो उस टैक्स का एक हिस्सा केंद्र सरकार को जाता जाता है। ये होता था पहले। लेकिन 2017 के बाद जब से जीएसटी आया, तब से ये सिस्टम उल्टा हो गया। आप कोई भी चीज भारत में कहीं भी खरीदिए, सबसे पहले टैक्स चला जाता है केंद्र सरकार के पास, उसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनका हिस्सा देती है। अब इसमें खलल यह पड़ गया है, ईमानदारी में जो कहते हैं कि गलत काम ये हो गया है कि केंद्र ने बहुत सारे राज्य सरकारों को उनके हिस्से का पैसा अभी तक दिया नहीं है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र कह रहा है कि 32,000 करोड़ रुपया मेरे टैक्स का, जो कि लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने टैक्स सामान खरीद लिया, वो महाराष्ट्र का पैसा है, वो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार दे नहीं रही है। कर्नाटक कह रहा है कि 33,000 करोड़ है, गुजरात कह रहा है कि 25,000 करोड़ है, तमिलनाडु कह रहा है कि 24,000 करोड़ है, पंजाब तो और आगे चला गया, पंजाब तो कह रहा है कि मेरे यहाँ बाढ़ आई हुई है और आपने मेरा 60,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जीएसटी में केंद्र सरकार लोगों का पैसा, क्योंकि पहले उसके पास आता है, ये तो ऐसा है कि मेरा पैसा, आप, मुझे आपको पैसा देना था, मैंने आपको चेक दिया, वो चेक लेकिन सीधे आपके पास तो नहीं आएगा, वो बैंक में जाएगा। अब आपका पैसा मैंने आपको तो लौटा दिया, लेकिन वो बैंक ने अगर आपको लौटाने से मना कर दिया, कहा कि आपका चेक तो मेरे पास आ गया लेकिन हम आपको पैसा नहीं देंगे, तो ये जो पैसे का खेल कर दिया है भाजपा ने, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ध्यान में ये रखना होता है कि इस तरह का आप जब खेल खेलते हैं तो भारत की संघीय व्यवस्था, संघीय ढांचे पर चोट लगती है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि भारत एक देश है, लेकिन भारत एक देश का मतलब क्या है? भारत के संविधान की पहली धारा कहती है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब 30 भाई बहन मिलके एक भारत नाम का परिवार है। मुझे बताइए, 30 भाई बहनों में 1 दर्जन भाई बहन अगर वो कर्जे में डूबे हुए हैं, अगर वो दिवालिया हैं, अगर उनकी हालत ठीक नहीं है, तो परिवार को ठीक कैसे कहा जा रहा है? लेकिन यहाँ पर परिवार का मुखिया ऐसा हो गया है कि सबका पैसा मैं रख लूंगा, बाकी मेरे बच्चे को, किसी को टांग टूट जाए, कोई गरीब हो जाए, कोई दिवालिया हो जाए, हमें लेना देना नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, इसके कारण समस्या हो रही है। और ध्यान में रखिएगा, भारत की जनता को इस जीएसटी के बदलाव से कोई बहुत बड़ा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने एक जगह से जो छोड़ा है वो दूसरे जगह से लिया। इन्होंने एक सिन टैक्स करके शुरू किया है। सिन टैक्स मतलब आपकी विलासिता की वस्तुओं पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया है।
तो ठीक है, आप हवाई जहाज पर टैक्स लगाइए, समझ में आता है। लेकिन इन्होंने जो टैक्स लगाया है, इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक पे टैक्स लगाया है, इन्होंने क्या कहते हैं प्रोसेस्ड फूड पे टैक्स लगाया है। इसका मतलब नीलू जी, आपके घर के बच्चे को जो आप पॉकेट मनी देते थे ना, वो पॉकेट मनी कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके घर के बच्चे जो कल पेप्सी पीते हैं, कभी हफ्ते में एक आध दिन पेप्सी पी लेते हैं, कभी वो मैकडोनाल्ड जाते हैं, वहां पर 40% उन्होंने टैक्स लगा दिया, 40% सिन टैक्स। मतलब कोई पाप कर रहे हैं, उसका भी नाम रखा है इन्होंने सिन टैक्स। अब मुझे बताइए कि घर के बच्चे अगर कभी हफ्ते में एक दिन पेप्सी पी लिए, या आप अपने बच्चे को ले जाके मैकडोनाल्ड में बर्गर खिलाए, तो वो पाप कैसे हो गया? तो ये एक जेब से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि रॉबिंग पीटर टू पे पॉल। मतलब एक हाथ से चोरी, दायां हाथ चोरी, दाएं हाथ दाएं जेब से उठाना है और बाएं जेब में डालना है। भारत की जनता को आज समस्या इससे नहीं है कि कौन सी चीज कितने में मिल रही है, उसको समस्या है कि उसकी कमाई नहीं बढ़ रही है। कमाई की हालत यह है कि लोग अपना सोना तक गिरवी रख रहे हैं, रोज लोग सोना गिरवी रखने का। और ये मैं छोटे सामान्य ग्रामीण लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में, बैंकों में आज सोना रखना शौक बन गया है लोगों का। वो क्यों बना है? सोना तो भारत में ऐसी चीज होती थी जो कि पुश्त पुश्तैन तक हम लोग उसको, हमारी दादी का जेवर है भैया, हमारी नानी का जेवर है, हमारी परदादी का मेरे पास अंगूठी है, उसको आज अगर लोग गिरवी रख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज ऐसी स्थिति में है जहां पर कि लोगों के पास कमाई ही नहीं है। तो जिसके पास कमाई नहीं है, उसको आप कहिए कि चीज सस्ती हो गई, तो वो बोलेगा पहले मेरी कमाई बढ़ाओगे तब तो चीज सस्ती हो या महंगी हो, मेरे पॉकेट में पैसा ही नहीं है। तो ये जो स्थिति ऐसी आई हुई है। लेकिन हमें पता है कि मोदी सरकार कोई भी चीज करती है, लोग टैक्स तो दे रहा है जनता, लेकिन वो इस तरह से प्रचार कर रही है कि जैसे वो आपको कोई गिफ्ट दे रही है। ये कोई गिफ्ट नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा इसमें समस्या ये आने वाली है कि किसी भी राज्य में आप, हम लोग भले नागरिक हिंदुस्तान के हैं, हमारा पासपोर्ट भले भारतीय है, लेकिन हम किसी न किसी राज्य में रहते हैं। और आपके घर के आगे अगर नाली बंद है, आपके गुड़गांव में अगर बारिश के कारण रोड पे पानी भर गया है, तो वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और राज्य सरकार का पैसा अगर केंद्र सरकार रखी हुई है, तो मुझे बताइए राज्य सरकार उस चीज का समाधान कैसे करेगी? आज जो गुड़गांव में पानी भरा हुआ मिलता है आपको, भारत में हर जगह दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे बेंगलोर हो, बारिश होती है तो समस्या आ जाती है, घर के सामने नाले बह रहे होते हैं। इस तरह की जो समस्या है, वो समस्या इसीलिए है ना, क्योंकि राज्य सरकार, ये सब चीजें तो कोई मोदी सरकार नहीं करेगी। मोदी सरकार तो विश्व गुरु बनने में व्यस्त है, उसके सामने तो क्या कहते हैं रक्षा मामले हैं, उसके सामने तो विदेश नीति है। लेकिन आपके घर के सामने जो नाला है, आपके घर के सामने जो बारिश का पानी जिस नाले में जाना है, वो भी तो किसी सरकार का जिम्मा है, वो आपके हरियाणा सरकार का जिम्मा है। और हरियाणा सरकार का पैसा केंद्र सरकार लेके बैठ गई है। वो अपना 8,000 करोड़ का हवाई जहाज में घूमते हैं, हमारे प्रधान जी को मेबैक के कार से फुर्सत नहीं है, वो मॉन्ट ब्लैंक का पेन पहनते हैं। तो ये जो विलासिता, दूसरे के पैसे से खुद मजा करने की जो प्रवृत्ति है, राज्य का, जनता का पैसा राज्य सरकार के पास गया, वहां से केंद्र सरकार के पास वो गया, केंद्र सरकार वापस राज्य सरकार को नहीं लौटा रही है। तो आपके घर के सामने गुड़गांव में, भले आपके गुड़गांव में आपका क्या कहते हैं अपार्टमेंट का नाम गोल्फ व्यू अपार्टमेंट हो, लेकिन घर के सामने पानी खड़ा रहेगा और आपके नाले साफ नहीं होंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार को जो आपने टैक्स का पैसा दिया है वो खा गई है केंद्र सरकार। लेकिन सिद्धार्थ, आज सरकार क्यों मजबूर हुई इस तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर को बदलने के लिए? पूरा ढांचा ही बदल दिया गया है। अब ऐसे में क्या होगा? पहले बात तो आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा मुख्य कारण था? क्या बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने ये बदला कि वोट चोरी का जो कैंपेन चल रहा है उसमें तो बहुत भत पिट चुकी है मोदी जी की और बीजेपी की, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या एक नया जीएसटी का इन लोगों ने झोला खोल दिया कि देखिए हम कम से कम लोगों को बता तो पाएंगे कि हम आपके लिए हमने कुछ किया है? क्या वो वजह थी? यहाँ पर इनकी दो वजह थी, एक मजबूरी थी और एक मौका था। मजबूरी इनकी ये थी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब उत्पादन जो होता है, खास करके एफएमसीजी सेक्टर कहा जाता है उसको, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें कि लोगों का खर्चा छोटी मोटी चीजों में होता है, जैसे कि आप टूथपेस्ट खरीदते हैं, आप साबुन खरीदते हैं, आप क्या कहते हैं बाल में लगाने का तेल खरीदते हैं, मतलब जिसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स अब बनना कम हो गए हैं। भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों के पास कारों का पूरा, मतलब उनकी कंपनियों में अगर 100 एकड़ जमीन है, तो पूरे 100 एकड़ों में कार तो बना दी है, लेकिन वो कार बिक नहीं रही है, वो कार धूप में खड़े होके उसका पेंट फेड हो रहा है।
तो दिक्कत ये है कि ये दबाव इनके ऊपर आया कि जो कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चर तो कर रही हैं, फैक्ट्रियों में माल तो बन रहा है, लेकिन दुकानों में लोग खरीद नहीं रहे हैं। इनको लग रहा है कि दुकानों में लोगों को खरीदने के लिए चीजों को थोड़ी अगर टैक्स कम कर देंगे तो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे। लेकिन फिर से और ये तो है, ये तो थी इनकी मजबूरी, क्योंकि इनके पास उत्पादन तो हो रहा था लेकिन वो बिक्री नहीं हो रही थी, आपके पास स्टॉक बढ़ रहा था। दूसरा, इन्होंने एक मौका ताड़ा कि अमेरिका जिस तरह से टैरिफ लगा रहा है उसको इनको कुछ जवाब भी देना था, तो इन्होंने ये जो सिन टैक्स करके लगाया है, पाप का टैक्स, जिसमें कि इन्होंने ज्यादातर टारगेट किया है अमेरिकी कंपनियों को, जो कि पेप्सी कोला पेप्सी हो, कोका कोला हो, मैकडोनल्ड्स का बर्गर हो, पिज्जा हट का पिज्जा हो, डोमिनोज का पिज्जा हो, ये सब चीजें हमें पता है अमेरिकी कंपनियां बनाती हैं। तो अमेरिकी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स डाल के एक तरह से आप अमेरिका को संदेश दे रहे हो कि आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो हमने भी अपने घर में आपके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो ये एक मजबूरी भी थी, ये एक मौका भी था, ये दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि क्योंकि लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, मेरे पास मतलब मेरे जेब में पैसा ही नहीं है। अब आप कहिएगा कोई चीज सस्ती हो गई और मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो वो सस्ती हो या महंगी हो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो जब तक भारत सरकार नीति ऐसी नहीं बनाएगी कि लोगों के जेब में पैसा ज्यादा जाना शुरू हो, डायरेक्ट कैश बेनिफिट जिसे कहा जाता है, डायरेक्ट कैश लोगों के हाथ में जाना शुरू हो, ये अर्थव्यवस्था वापस नहीं मुड़ सकती। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि आप अगर आगरा में थे, आपको दिल्ली आना था लेकिन आपने गलत रूट पकड़ लिया, आप इलाहाबाद के रास्ते चल दिए, आपको रायबरेली जाके याद आया कि हम तो गलत रास्ते पर थे। अब आपने अगर गाड़ी मोड़ भी ली है तो जितना ज्यादा दूर आप चले गए हैं कि वापस दिल्ली पहुंचने में आपको 12 घंटा ज्यादा लगेगा। तो ये दिक्कत इनकी आ गई है कि ये गलत रास्ते पर चल दिए थे। भारत की अर्थव्यवस्था टैक्स, इनको देखिए, इनको लगता है कि केंद्र सरकार, भाजपा को हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो मजबूत केंद्र सरकार की बात करती है, तो उसको लगा कि हमारे पास ये जो नया जीएसटी स्ट्रक्चर है वो बहुत क्या कहते हैं सुविधाजनक है, हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सारा पैसा पहले मेरे पास आ रहा है, मैं जितना पैसा चाहिए उड़ा लूंगा और मैं राज्यों को पैसा नहीं दूंगा। तो अब दिक्कत ये हुई है कि इन्होंने क्योंकि राज्यों को पैसा नहीं दिया, इसीलिए राज्य लोगों के लिए कोई काम नहीं कर सके, और क्योंकि वो लोगों के लिए कोई काम नहीं कर सके इसीलिए लोग उत्पादन में नहीं लग सकते। इसको इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, एक विशियस साइकिल में इन्होंने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को भेज दिया, क्योंकि इनको मुफ्त का पैसा, जीएसटी का पैसा, क्योंकि जीएसटी आने से पहले, जैसे मैंने कहा, पहले जीएसटी से पहले पैसा राज्य सरकार के पास आता था और वो केंद्र सरकार का हिस्सा दे देती थी, तो राज्य सरकार कभी भी गरीब नहीं होती थी, उसको पहले अपना पैसा मिल जाता था, वो अपनी स्कीम लगाती थी। वो अगर देखिए, साधारण सी बात है कि अगर गुड़गांव में गोल्फ लिंक अपार्टमेंट के सामने रोड अच्छे हो, नाली बंद नहीं हो, तो वहां के सारे लोग सुबह से शाम तक अच्छा काम करेंगे, खूब कमाई करेंगे। अब अगर मान लीजिए बारिश में 4 दिन के लिए गोल्फ लिंक अपार्टमेंट के सामने पानी भर गया है, गाड़ियां आ जा नहीं सकती, इसका मतलब उस बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं अगले 4 दिन तक तो बिना उत्पादन नहीं कर सकते, उनको तो घर में बैठना है। तो ये स्थिति, ये जो विशेष साइकिल इस देश में लाया है वो भाजपा ने लाया, क्योंकि वो जिस समय सरकार में आई 2017 के आसपास, उसको मालूम पड़ा कि ये बड़ा अच्छी बात है, ये कि सारा राज्य का पैसा तो मेरे पास आ जाता है, तो मैं मुझे जितना मजा करना है करें। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए मैं एक बैंक का कैशियर हूं, मेरी भरे सैलरी महीने में 40,000 हो, लेकिन मैं कैशियर के नाते सुबह से शाम तक जिस समय कैश पर बैठता हूं तो 40 लाख रुपए में गिन लेता हूं। अब मुझे लगा ये 40 लाख मेरा है, मैं इसमें मजा कर लूं। आपने अगर मजा कर लिया है तो इसका मतलब पैसा तो आपका था नहीं, वो तो जनता का पैसा था, वो तो राज्यों का पैसा था, आपने राज्यों के पैसे से मजा कर लिया, राज्यों को आज आप पैसा नहीं दे रहे हो। वो पंजाब जैसा राज्य कह रहा है कि मेरे यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, मेरे हक का पैसा तुम नहीं दे रहे हो। तमिलनाडु भी ये बात कह रहा है, गुजरात जो कि खुद भाजपा का राज्य है वो भी ये कह रहा है कि मेरा 25,000 करोड़ है। तो मेरे ख्याल से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को विशेष साइकिल में इन्होंने डाल दिया। नहीं, विशेष साइकिल तो जरूर है, लेकिन अब क्या केंद्र और राज्यों की सरकार में क्या तनातनी बढ़ जाएगी? कहने को ठीक है आपने लोगों के जेब में पैसे डाल दिए, लेकिन केंद्र और राज्यों के जो रिश्ते होते हैं, जो फेडरल रिलेशंस होते हैं, वो अब किस तरीके से होंगे? क्योंकि जो राज्य है वो अपना पैसा मांगेंगे, केंद्र सरकार आनाकानी करेगी पैसे देने में, तो फिर क्या होगा? क्या हम और ज्यादा संघर्ष और ज्यादा फ्रिक्शन केंद्र और राज्यों के बीच में देखेंगे इस जीएसटी 2.0 के चलते? ये जिस तरह के लक्षण हैं वही दिख रहा है, क्योंकि भारत में काफी सारे ऐसे राज्य हैं, खास करके दक्षिण भारत के राज्य, जिनका एक बहुत बड़ा कंप्लेंट है। कंप्लेंट पहले नहीं था, भाजपा सरकार आने के बाद हो गया है
कि हम जो 1 रुपया भारत सरकार को देते हैं, उसके बदले हमको तो मिलता है सिर्फ 50 पैसा, 52 पैसा। उदाहरण के लिए तमिलनाडु ये आर्ग्यूमेंट लेता है, क्या कहते हैं, कर्नाटक ये आर्ग्यूमेंट लेता है कि हम, तमिलनाडु कहता है कि हम अपने यहाँ से जो 1 रुपया केंद्र सरकार को देते हैं, वापस केंद्र सरकार हमको 52 पैसा ही देती है। लेकिन आप वही 1 रुपया आपको आता है उत्तर प्रदेश से, लेकिन आप उसको 1.5 रुपया वापस देते हैं। तो अगर ये संघीय व्यवस्था, इन्होंने ये स्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनके हक का पैसा नहीं देगी, तो ध्यान में रखिएगा, ये तो ऐसा ही हो गया ना नीलू जी, कि घर में एक दादाजी हैं, घर में आराम से बैठे रहते हैं, उसी घर में एक पोता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो महीने में 2 लाख रुपए कमा के लाता है, और दादाजी क्योंकि घर के बड़े हैं इसीलिए 2 लाख रुपए दे देता है। उसके बदले जब वो महीने में पॉकेट मनी दादाजी मांगते हैं, दादाजी से मांगता है, तब वो 300 रुपए बाद देंगे। तो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 2 लाख रुपए दादाजी रख लेंगे, और जब पॉकेट मनी मांगेगा तो 300 रुपए देंगे। मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, दिल्ली के साथ यही हुआ है। दिल्ली साल भर में, आप दिल्ली में रहने वाली है नीलू जी, दिल्ली साल भर में 3,000 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़, माफ कीजिएगा, 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में देती है, और हर साल दिल्ली सरकार को जो बजट में पास करते हैं वो 300 करोड़ रुपया पास करते हैं। मतलब सोचिए, 3 लाख करोड़ रुपया दिल्ली से राज्य सरकार, दिल्ली राज्य सरकार से केंद्र लेती है और वापस 300 रुपए देती है। तो ऐसा ही हुआ कि घर के दादाजी को आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोता हर महीने 2 लाख रुपए देता है, और बदले में जब पैसा मांगता है दादाजी बोलेंगे मैं तुमको 300 रुपए पॉकेट मनी दूंगा। मुझे बताइए ये रिलेशन कितने दिन तक चल सकता है? यही रिलेशन है, तो यह रिलेशन कितने दिन तक चला पाएगा? वो पोता कितने दिन तक अपने दादाजी को इतना आदर सम्मान देगा कि 300 रुपए महीने के पॉकेट मनी पर वो रहेगा, और हर महीने 2 लाख रुपए अपनी कमाई दादाजी को देगा? तो ये बीजेपी सरकार अपने आप को इस तरह का दादाजी मान ली है कि सारे इस देश के जो राज्य हैं वो कमा कमा के हमको देंगे, हम हवाई जहाज में घूमेंगे, हम आधा दिन के लिए सऊदी अरब जाएंगे और आधा दिन में लौट आएंगे क्योंकि पहलगाम हुआ था, और आधा दिन में हम करोड़ों रुपए उड़ा देंगे, वहां पर 15 करोड़ रुपए का खर्चा कर देंगे। तो ये जो विलासिता है, कीजिए, आप विलासिता कीजिए, अपने पैसे से कीजिए। हर आदमी कहता है कि आपके पास, नीलू जी आपके पास पैसा है तो आप उड़ाइए ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन मेरे पैसे से तो आप मजा नहीं कर सकते हैं, आपके पैसे से मैं तो नहीं उड़ा सकता। मैं कमाऊं और मैं उड़ाऊं तब तक तो ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार खुद कमाती नहीं है, राज्य सरकार के कमाए हुए को उड़ाती है और राज्य सरकार को वापस नहीं देगी। तो आने वाले समय में तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है, जिसमें भारत के संविधान के पहले ही आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, तो राज्य नाराज होना स्वाभाविक है, वो, और ये चीज की शुरुआत हो चुकी है। क्या ये गुत्थी समझ में आएगी? इन्होंने गलती तो मानी नहीं, इसको उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या ये बिहार के चुनाव में क्या मोदी जी भुना पाएंगे, आपको लगता है? नहीं, बिहार के चुनाव में ये जो, देखिए, इन्होंने जिन चीजों पर जीएसटी बढ़ाया घटाया है, इसका बहुत ज्यादा जनता पर असर नहीं पड़ने वाला है। आज अगर आप इंडस्ट्री की बात सुनिए, या आज जिस तरह से शायद निर्मला सीतारमन ने भी कल कहा था, जिस समय इन्होंने जीएसटी के बारे में कहा था कि हम बहुत चिंतित हैं कि क्या ये जीएसटी का लाभ जो मिल रहा है, ये कंपनियां, क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स तक, मतलब उपभोक्ता तक देंगी या नहीं देंगी। क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, पहले जो टैक्स होता था ना, वो सीधे ग्राउंड पे होता था, मतलब आप जो टैक्स देते थे वो आपके राज्य सरकार के पास आता था, इसीलिए पहले पैसा आपके पास आता था, तब आप केंद्र को देते थे। अभी उल्टा हो गया है, आपका सारा पैसा पहले केंद्र में जाता है, वापस आता है। केंद्र में भी किसके पास जाता है? अगर आपने जीएसटी, किसी भी चीज पर अगर आपने 18% जीएसटी दी है, तो वो बैक प्रोपोगेशन होके, मतलब रिवर्स गियर में वो जाएगा, और जिसने वो सामान बनाया था पहले उस इंडस्ट्री के पास जाएगा, और वहां से कटते 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 वापस आपके पास आएगा। अब मुझे बताइए, केंद्र सरकार जब खुद कह रही है, निर्मला सीतारमन, कि हमने तो जीएसटी में ये सब बेनिफिट दे दिए, बट वी आर वरीड कि इसका लाभ परकुलेट होके कंपनियां उपभोक्ताओं को देंगी या नहीं देंगी। इसका मतलब सरकार खुद, क्या कहते हैं, शंका में है। सरकार को खुद शंका है कि हम जो ये लाभ देने की बात कर रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं होगा कि ये लाभ कंपनियां अपने पास रख लेंगी और जनता को नहीं देंगी। तो ये एक समस्या तो इनके साथ है ही, और ये समस्या से इनको जूझना पड़ेगा। इसीलिए बिहार के चुनाव में इस चीज का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, और बिहार के चुनाव में नहीं, भारत के, देखिए फिर से वही बात आ जाती है नीलू जी, कि आप 10 रुपए की बात कीजिए या 10 लाख रुपए की बात कीजिए, मेरे पॉकेट में अगर एक भी पैसा नहीं है, तो आप 10 रुपए की भी बात कीजिए तो हवाई है, 10
लाख की भी बात कीजिए तो हवाई है। आप कहिएगा सिद्धार्थ तुमको मैं बचत करवा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी सस्ती हो गई तो सस्ती हो गई, मेरे पॉकेट में पैसा ही नहीं था, सस्ती हो रहे या महंगी रहे हमको क्या फर्क पड़ता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना 500 साल पहले बहुत अच्छा लिख के गए थे, कोई नृप हो हमारी कहानी। एक नागरिक को पूछा, बोला कोई राजा हो हमको क्या फर्क पड़ रहा है, हमको थोड़े कुछ मिल रहा है। तो आज भारत की जनता की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके ऊपर कर्जे बढ़ गए हैं, उसकी कमाई कम हो गई है, उसकी चिंता इस बात की नहीं है कि किस चीज की कीमत घटे, उसकी चिंता यह है कि उसकी कमाई बढ़े। लोगों की चिंता है कमाई बढ़ने की, आप कह रहे हैं कि हम कीमतें घटा रहे हैं, लोग कह रहे हैं पैसा ही नहीं है हमारे पास तो कीमत घटे या बढ़े क्या फर्क पड़ रहा है। जी, तो जब लेकिन तक लोगों को भारत ये की समझ में सरकार, आएगा, ये क्या लोगों को समझ में आएगा कि ये जिसको उपलब्धि कह रहे हैं जीएसटी 2.0, ये केवल और केवल उनके विफलता का प्रतिबिंब है। 8 साल से जो चीज नहीं कर पाए अब वो उसको मान रहे हैं कि भाई ये गलती हो गई है, क्योंकि अब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जब सत्ता जा रही है तब वो अब छूट दे रहे हैं, टैक्सेस से निजात दे रहे हैं लोगों को। देखिए ये जो भी आपके कार्यक्रम में मैंने एक दो उदाहरण दिए ये मेरे नहीं थे, आपने जब इस कार्यक्रम में बुलाया उसके बाद मेरे पास समय था, नीचे में गया था, कॉफी पी रहा था, कॉफी पीते पीते किसी को पूछा, मैंने कॉफी पीने वाला था मेरे बगल में, उसको मैंने कहा देखो जीएसटी कम हो गया कॉफी सस्ती हो जाएगी। बोला कितना कॉफी सस्ती होगी भैया, 1 रुपया ना। मेरे पिछले 5 साल में मेरे ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया तो 1 रुपए की कॉफी, इसको कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। आप 1 रुपए कॉफी का दाम कम कर दीजिएगा और उसके ऊपर उसके घर का कर्जा 4 लाख रुपए पड़ गया है, तो वो तो कहेगा ना कि ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हो क्या। तो मेरे ख्याल से ये बीजेपी के लिए, ये फिर से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम, सरकार इंक्लूडेड, सरकार भी उसकी मेरे ख्याल से इस तरह से अभी फंसी हुई है कि काफी व्याकुल भी है, काफी हताश भी है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि उसके हाथ से सिर्फ नैरेटिव नहीं जा रहा है। एक था कि बीजेपी सरकार के पास पहले नैरेटिव भी होता था और कुछ ना कुछ वो लोगों का कुछ काम करती थी। अब ऐसी स्थिति आ गई है 240 आने के बाद ये कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा वोट चोरी करते हुए पकड़ा जा रहे हैं। तो चारों तरफ से ना ये सिर्फ इनकी छवि ही खराब नहीं हुई है, इनके लक्षण भी खराब हुए हैं। पहले तो छवि खराब हो लेकिन आदमी ठीक है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है भैया क्या करोगे, तुम तो आदमी 6 फुट के हो लेकिन अंधेरे रात में जा रहे हो अमावस्या को तो तुम्हारी छाया नहीं गिरेगी। यहाँ पर तो आदमी ही गायब हो गया, जब आदमी ही नहीं है तो पूनम की चांद भी हो तो उसका छाया कहाँ रहेगा। तो बात अब छवि की नहीं रही, अब रही कि उनके पास ठोस कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।